नमस्कार। आज हम एसएससी सीजीएल टाइप फर्स्ट एग्जाम 2019 शिफ्ट 22 का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है जब ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो आपको वो राशि बतानी है कि राशि क्या होगी। ठीक है भाई, देखते हैं, देखिएगा। तो आपको यहाँ दिया गया है कि जो राशि है 3 वर्षों में हो जाती है 8,028 और 6 वर्षों में हो जाती है 12,042। ठीक है, तो 3 वर्ष में 8,028 हो गई और 6 वर्ष में हो गई 12,042, यानी कि जो 3 वर्ष में 8,028 रुपए है ये 12,042 रुपए बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि 12,042 रुपए 3 वर्षों में हमें कितने से प्राप्त हुए? 8,028 से। तो 3 वर्ष में 12,042 रुपए कितने से प्राप्त हुए आपको? 8,028 से। इसका मतलब 1 रुपये कितने से प्राप्त होता आपको? 8,028 बटा 12,042 से। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ 8,028 रुपए प्राप्त हुए कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। पहली कंडीशन की अगर अपन बात करते हैं तो इसका मतलब ये जो 8,028 रुपए ये जो प्राप्त हुए थे आपको 3 वर्षों में, ये कितने से प्राप्त हुए हैं ये अपन देख लेंगे। तो ये हो जाएगा 8,028 बटा 12,042 और इंटू 8,028। हल कर लीजिए इसको, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसको आप 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 6,021। इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये बन जाएगा 4,014 और इसके बाद 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से 54, 4 यहाँ शेषफल बचेगा, 6 बचेगा शेषफल तो 62 हो जाएगा। फिर 9 से 54, 8 शेषफल बचा तो 81, तो 9 बार। और इसको जब 9 से कैंसिल कर दोगे तो 9 चौक 36, 4 शेषफल बचा 41, तो 9 चौक 36 और ये 6 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 200, 3 से कैंसिल कर देंगे 223 आ गया। इसको जब 3 से कैंसिल कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 दूनी 6, फिर शेषफल बचा है 2 20, तो 6 बार 18 हो जाएगा, तो शेषफल बचेगा 2, 21 में 3 7 21, फिर 1 बच गया, 3 6 18 और ये 223 से कैंसिल हो जाएगा 2 और 2,676 को 2 से जैसे आप गुणा कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5,352। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। त्रिभुज एबीसी में AB और AC भुजाओं पर क्रमशः बिंदु F और E इस प्रकार है कि FE इज पैरेलल ऑफ BC तथा FE त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करती है। तो GD अनुपात AG बताइए कितना होगा। देखते हैं, देखिएगा हमें दिया गया है त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC। ठीक है, देखिए आपके पास में त्रिभुज है ABC और फिर आपको दिया गया है कि ABC में AB और AC भुजाओं पर F और E। तो AB पर तो एक बिंदु है F और AC पर एक बिंदु है E और ये इस प्रकार से है कि FE समांतर है BC के और साथ ही में आपको दिया हुआ है FE त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करती है, यानी कि 2 भागों में डिवाइड करिए, एक तो ये त्रिभुज बन गया, एक ये चतुर्भुज बन गया, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब इनका दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AFE है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस ABC के क्षेत्रफल से आधा होगा। तो ABC का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखेंगे तो इसके लिए देखो आपको एक और दिया हुआ है, यहाँ की जो AD है 2 भागों में विभाजित करते हैं, तो JD अनुपात AG आपको बताना। यहाँ बीच में लिखना में सो गया मेरे से, आपको ये भी यहाँ दिया गया है कि AD इज परपेंडिकुलर ऑफ BC, AD BC पर लंबवत है, तो ये आप लोग खींच देंगे कि AD इज परपेंडिकुलर ऑफ BC। ठीक है, AD BC के ऊपर लंब है। तो अब ABC का जो क्षेत्रफल है ये तो दिएगा 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं ना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो लंब यहाँ पर देखिएगा BC पर है, इसका मतलब आधार हो जाएगा BC और ऊंचाई जो है ये आपके पास में जाएगी AD इक्वल टू, अब देखो जो दूसरा त्रिभुज है AFE इसका क्षेत्रफल लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 1/2
इसके जो आधार है ये तो गया आपके पास में एफ ई, और इसकी जो ऊंचाई है ये आपके पास में एफ ई को जी पर काटता है, तो ये आपके पास में इसकी जो ऊंचाई है ये हो जाएगी ए जी। अब देखो ये तो ये वाला क्षेत्रफल एबीसी का हो गया, ये वाला क्षेत्रफल ए एफ ई का हो गया, और आपको पता था कि इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए एफ ई है वो एबीसी का आधा है, या हम ये कह सकते हैं कि जो एबीसी का क्षेत्रफल है इस ए एफ ई इस त्रिभुज का कैसा होगा, दुगुना। तो इसको आप कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, कल आप जैसे ही करोगे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो बीसी इंटू ए डी ये आ जाएगा बटा में एफ ई इंटू ए जी, ये बराबर आ गया किसके 2 के, ये बीसी इंटू ए डी बटा एफ ई इंटू ए जी 2 आ गया आपके पास में। अब देखना है, अब ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ए एफ जी और एक त्रिभुज ए बी डी, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप क्यों होंगे देखिएगा, एक तो दोनों में ये वाला कोण बराबर है, दोनों समकोण है, और फिर आप जानते हैं समांतर रेखाएं हैं एफ ई और बी सी, इसलिए संगत कोण भी बराबर होंगे, तो 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, और कॉमन भी है, इसका मतलब समरूप है तो संगत भुजें समानुपाती होंगे। अब संगत भुजें अगर ले तो देखो ए एफ इसे जब भुजा आप लेंगे ए एफ तो एबीसी में आ जाएगी ए बी इक्वल टू, इसमें जब आप लेंगे ए जी तो आ जाएगा बटा ए डी। ठीक है, अब एक बार ये त्रिभुज ए एफ ई त्रिभुज एबीसी के समरूप है, पूरे बड़े त्रिभुज के क्यों है, एक तो देखो दोनों में ये कोण उभयनिष्ठ हो गए दोनों त्रिभुजों में, इसके अलावा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, दोनों संगत कोण है, और ये भी संगत कोण है, बराबर है, तीनों कोण बराबर है, इसका मतलब समरूप है। अब समरूप इसलिए संगत हुए समानुपाती होंगे, तो अब इनमें भी देखो जब ए एफ लेंगे तो ए एफ के संगत आ जाएगी ए बी, तो ये ए एफ बटा ए बी में यहीं पर लिख देता हूं ए एफ बटा ए बी, और बराबर हो जाएगा जब इसमें लेंगे एफ ई तो इसमें आ जाएगा बी सी, तो एफ ई लिया आपने तो त्रिभुज एबीसी से आ गई बीसी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ ई बटा बीसी है ये ए जी बटा ए डी के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर दोगे इसमें, तो देखो ये बीसी बटा एफ ई, इसको आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर बीसी बटा एफ ई है तो लिख दोगे ए डी बटा ए जी, तो ए डी बटा ए जी, और ये भी पहले से ए डी बटा ए जी है तो स्क्वायर हो जाएगा, आ गया 2 के बराबर, वर्गमूल कर दोगे तो ए डी बटा ए जी, ये आपके पास में आ गया भाई कितना √2, अनुपात किसका चाहिए अपने को जी डी और ए जी का, तो इस ए डी को चेंज करना है किसमें जी डी में, देखो ए डी थी ये पूरी, इसको चेंज करना है जी डी में, ए डी तो ये पूरी थी बनानी अब आपको जी डी है, यानी बड़े से छोटी कर रहे हो इसलिए -1 कर दो इसके दोनों पक्षों में, तो -1 कर देंगे तो ए डी बटा ए जी -1 इधर से हो जाएगा √2 -1, इसका जो एलसीएम है ये आ जाएगा ए जी, तो ए डी माइनस ए जी ये आ जाएगा √2 -1, और इसके बटा में तो 1 लिख सकते हैं आप लोग। अब ए डी माइनस ए जी देख लो क्या बनेगा, ए डी ये पूरी थी इसमें से ए जी घटा दो तो बचेगा जी डी, और बटा ए जी, तो ये आ गया √2 -1 बटा 1, यानी कि अनुपात क्या बन गया √2 -1 अनुपात 1, तो ये आ गया आपका आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, यह ए बी बी सी और ए सी भुजाओं को आर पी और क्यू बिंदुओं पर स्पर्श करता है, यदि ए क्यू 4.5 सेमी, पी सी 5.5 सेमी और बी आर 6 सेमी है तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप आपको बताना है। देखो एक त्रिभुज एबीसी है और उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये लीजिएगा, ये एक त्रिभुज है आपके पास में ए बी सी, और इस त्रिभुज के अंदर हमने क्या बना लिया एक वृत्त बना लिया है।
अब देखो, फिर आपको इसमें दे दिया कि इसके जो भुजाएं हैं ए बी बी सी और ए सी, इनके ऊपर बिंदु आर पी के ऊपर स्पर्श करता है। तो देखो ए बी को तो कौन से बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, आर पर, तो ये तो आ गया आपके पास में आर। इसके बाद में बी सी को स्पर्श करता है बिंदु पी पर, तो ये बिंदु पी और ये बिंदु क्यू है। अब देखिएगा आपको इसमें जो दिया गया है, आगे दे दिया ए क्यू 4.5 सेमी है। इसमें देखो ये जो ए क्यू है ये आपको दे दी गई है 4.5 है, और पी सी 5.5 है। ये जो पी सी है ये आपके पास 5.5 है, और इसके अलावा जो बी आर है ये 6 सेमी है। अब आपको बताना है त्रिभुज एबीसी का परिमाप। तो देखिए इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखाओं की। भाई जो ए बी ए सी और बी सी है स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं हम लोग इस वृत्त की। तो स्पर्श रेखाओं के लिए हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो अब इसमें देखें बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक तो ए क्यू है एक ए आर है, तो इनकी दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो ए क्यू अगर 4.5 है तो ए आर भी 4.5 है। इसके बाद में देखिएगा बिंदु बी से दो स्पर्श रेखाएं हैं बीपी और बी आर। अब बी आर की लंबाई अगर 6 सेमी है तो बीपी की लंबाई भी कितनी होगी, 6 सेमी। इसी प्रकार से बिंदु सी से आप लोग देख सकते हैं दो स्पर्श रेखाएं हैं बीपी और बी क्यू। अगर बीपी की लंबाई 5.5 है तो बीक्यू की लंबाई भी 5.5 ही आएगी। अब आपको त्रिभुज का परिमाप आपको बताना है, तो परिमाप के लिए आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, और इन सबको जोड़ दीजिए 4.5 और 4.5 9 हो जाएगा, 6 और 6 12, तो 12 और 9 21 हो गया, और 11 ये हो जाएगा दोनों का टोटल। तो इनको सबको जैसे आप लोग जोड़ देंगे तो आपको इसका जो परिमाप है ये आपको मिल जाएगा 32 सेमी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले तो हम x को देखते हैं कि ये x कितना है यहाँ। तो आपको दिया गया है 120 को x% कम किया जाए, तो 120 को x% कम करिए। कम कैसे करेंगे, देखो 120 इंटू, अब x% कम करना है तो आप कर देंगे यहाँ 100 - x, और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में करते हैं हम 100, और ये बराबर होता है किसके, देखो वही परिणाम प्राप्त होगा, यानी कि ये बराबर होगा किसके, जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। अब 40 है, इसको x% बढ़ाओ, अब बढ़ाना है तो आप करेंगे 100 + x बटा 100, ये 100 से 100 जाएगा कैंसिल, 40 से कैंसिल हो जाएगा 3। ठीक है, हल कर दीजिएगा, 3 को 100 - x से गुणा करोगे तो 300, और ये हो जाएगा -3x बराबर, ये आपके पास में जाएगा 100 + x, पक्षांतरण कर दो तो 300 - 100 ये तो 200 हो जाएगा, और 3x + x हो जाएगा 4x, तो x का मान आ जाएगा 200 बटा 4 यानी कि 50। ये तो आपके पास में आ गया x, लेकिन अपने को x नहीं ज्ञात करना, आगे क्या बताना है वो देखो, 210 का x%, तो 210 का x% निकालो, कितना आ जाएगा 210 इंटू x का मान 50 बटा 100, ये कैंसिल हो गए भाई, तो 1 + 105, 180 के x + 20%, तो निकालो कितना आएगा 180, अब x का मान 50 है ना, तो x + 20 का मतलब हो गया 50 + 20 यानी कि 70 बटा 100, इसको भी हल कर दीजिएगा, ये कैंसिल, तो 18 × 7 126। अब आपको क्या बताना है, 210 का x% यानी 105, 180 के x + 20% से यानी 126 से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो 105 126 से कितना कम है, 21 कम है, तो ये लीजिएगा 21। लेकिन आपको पता है कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत में निकालना है इसको, तो किससे निकाला आपने इसकी तुलना 126 से, तो बटा में कर दीजिए 126 है ना। ध्यान रखना प्रतिशत जब भी आप निकाल रहे हैं तो जिसके साथ में से है वो बटा में आएगा,
तो आपको कहा है 180 के एक x प्लस 20% सिर्फ, है ना। तो एक इसका मतलब 126 बटा में आ जाएगा और इंटू 100। देखिए 21 से 1 कैंसिल हो गया, 6 आ जाएगा आपके पास में। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 50 बटा 3। तो 3 का जब भाग देंगे तो आप जानते हैं 16 दिया 48, तो शेषफल बचेगा 2 और बटा 3। तो ये आपके पास में आ गया 16 से ही 2 बटा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, तालिका में विभिन्न प्रकार के कारों के उत्पादन को दर्शाया गया है। ये एक तालिका है जिसमें विभिन्न प्रकार के कारों का उत्पादन में दिया गया है। अब आपको बताना है कि वर्ष 2013 और 2016 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, 14 और 15 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत अधिक रहा है। देखिए 2013 और 16 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन, तो 2013 और 16 में ए प्रकार की कारों का कुल उत्पादन देखिए, तो 2013 में तो उत्पादन है 35,000 और 2016 में है 56, तो 35 और 56 कुल उत्पादन कितना हो गया, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये आपके पास में आ गया 91,000, ठीक है ना। ये ए प्रकार के कारों को कुल उत्पादन आ गया 2012, 13 और 16 में। दूसरा आपके पास में है 2012, 14 और 15 में बी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन। तो देखिए 2012 में बी प्रकार के कार है 42, इसके बाद 2014 में है 40 और 2015 में ये आपके पास में है 38। इनको जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए 120, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितने प्रतिशत अधिक रहा है, तो कितने अधिक हो गया, देखो 91 से 29 अधिक हो गया, लेकिन आपको प्रतिशत में बताना है। तो देखो ये 29 कितने से अधिक है, 91 से, तो बटा में आएगा 91 और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा कर देते हैं आप लोग 100 से। तो ये बन गया 2900 बटा 91, 2900 बटा 91 से जब भाग करोगे 2900 में, तो ये आपके पास में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 3 बार जाएगा 290 में और 3 बार देंगे तो ये हो जाएगा 273, ठीक है। और 290 में से 273 जब आप लोग घटा देंगे तो ये आपके पास में बचेगा 7 और 17, तो 170 बनेगा। और 170 में एक बार तो ये आ जाएगा लगभग 31.86, ठीक है, 31.86 आ गया। अब चूंकि दशमलव के बाद में एक अंक चाहिए आपको, तो इसको आप लिख सकते हैं 31 पॉइंट। देखो ये जो 6 है 4 से बड़ा है ना, 4 से बड़ा है तो इसको तो अपन हटा देंगे, और ये जो 8 है इसको 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 9, तो लगभग आ गया 31.9%। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यदि साइन थीटा है पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिएगा आपको यहाँ दिया गया है कि जो साइन थीटा है पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 है, और साइन थीटा आप जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब लंब आपके पास में आ गया पी स्क्वायर माइनस 1 और जो कर्ण है ये आपके पास में हो गया पी स्क्वायर प्लस 1। तो आधार ज्ञात कर लीजिएगा। आधार आप जानते हैं क्या होता है, रूट, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट। देखिए कर्ण स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग प्रसार करके हल कर लेंगे तो ये बराबर हुआ करता है 4p स्क्वायर के, ठीक है। और 4p स्क्वायर का जो वर्गमूल है ये कितना आ जाएगा 2p। आधार अपने पास में 2p आ गया। आपको बताना है cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा आधार बटा कर्ण। आधार तो आ गया कितना 2p और कर्ण आपके पास में क्या आ गया p स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस p स्क्वायर, तो 2p बटा 1 प्लस p स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वह उसे 30.6 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए
उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। देखते हैं, देखिएगा, देखो वस्तु को बेचे कितना, 15% हानि पर। हाँ, तो अब इसमें देखिएगा, अगर सपोज वस्तु का क्रय मूल्य होता 100, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाता, 15% हानि पर बेच दिया तो 100 - 15 यानी कि 85 हो जाता। दूसरी कंडीशन आपको दे दी, अगर 9% लाभ पर बेचा होता, तो अगर 9% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता, 109 में। तो कितने अधिक में बेच दिया, 24 में। और दिया हुआ कितना है, कितने अधिक में बेचने पर हो रहा है लाभ, 30.6 में। इसका मतलब है 24 बराबर है 30.6 के, 60। इसका मतलब 1 रुपया किसके बराबर होगा, 30.60 बटा 24। या से मैं दशमलव बटा देता हूँ, 2 अंक थे तो बटा में 2 0 लगा दीजिएगा। इसके बाद में अब आपको प्राप्त करना है 10% का लाभ। तो देखो 100 रुपए की वस्तु को 10% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 110 में। तो 110, 110 रुपये किसके बराबर होगा, देखो 3060 बटा 2400, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 110 से, ये कैंसिल, और अब 6 से कैंसिल कर दो, ये 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6 × 30 और 1 51। 51 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो ये आपके पास मिल जाएगा 561 और बटा 4। अब 561 में 4 का भाग दे दीजिए, इसमें 4 का भाग दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 140.25। ये आ गया विक्रय मूल्य।